हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीपीओ 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करूँगी। तो एक सेट में टोटल सीपीओ में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज ओनली 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी इस पार्ट में। तो ये सेट 1 है और इसका ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चंस को मैं एक साथ लेकर आती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैं सेट 1 को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसी तरह से हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट में लाऊंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये सेट 1 का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जा पाएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और मैं रिवाइज करने के पर्पज़ से ही इतने सारे कंटेंट्स को मैं लिखती हूं और इस तरह से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करती हूं, ताकि आप रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि बिना रिविजन के तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं वो सारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आते हैं। तो अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसे आर्टिकल 51A में ऐड किया गया है और इसमें बताया गया है मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में, कि किसी भी सिटीजन्स जो इंडिया के सिटीजन्स होंगे उन लोगों के लिए मोरल ऑब्लिगेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये जो है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पे आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट ड्यूटी को वायलेट होने पे ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इसे ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इसका पर्पस क्या है? तो जो सिटीजन्स हैं उन्हें रिमाइंड करवाना कि उन लोगों का सोसाइटी में ड्यूटी क्या है, वो एक सिटीजन है उनके लिए क्या ड्यूटी हो सकता है कंट्री के अंदर, और वो किस तरह से डिसिप्लिन को प्रमोट करेंगे और किस तरह से अपने कमिटमेंट को अगर देते हैं तो उसे पूरा करेंगे। ये एक सिटीजन्स का क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये जो पार्ट 4A है वो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय ये प्रेजेंट नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। और इसका नेचर कैसा है? नॉन जस्टिएबल, यानी जिस तरह से डीपीएसपी है वो भी नॉन जस्टिएबल है, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या है? नॉन जस्टिएबल है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी कि मैंने पहले जैसे बताया कि फंडामेंटल राइट में जिस तरह से वायलेट होने पे आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। और 6 जनवरी को मनाया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज डे के रूप में। उसके बाद इंडिया में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब इसके बारे में हम लोग सारे के बारे में देखेंगे। तो जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म को याद रखना है, उस तरह से आप लोगों को सारे फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर वाइज याद रहेंगे। तो फर्स्ट में है क्या? नेशनल फ्लैग जो है उसे रिस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट करना है, इसके बारे में बात की गई है। सेकंड है उसमें फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है। थर्ड है उसमें सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है इंडिया का उसे प्रोटेक्ट करना है। फोर्थ में है कंट्री को डिफेंड करना है, यानी कंट्री को बचाना है, और जो नेशनल सर्विसेज होंगे उसके लिए जब भी ज़रूरत हो आप लोगों को रेडी रहना है। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज 4। उसके बाद 5 में क्या है? तो ब्रदरहुड को डेवलप करना है, भाईचारे को डेवलप करना है। 6 में है जो इंडिया के अंदर कंपोजिट कल्चर है उसे प्रिजर्व करना है, उसे बचाना है। 7th में है नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना है। 8th में है जो ह्यूमैनिटी है और साइंटिफिक टेम्पर होता है उसे डेवलप करना है लोगों के बीच में। उसके बाद 9th में है पब्लिक प्रॉपर्टी
को सेफ रखना है और वायलेंस होने से बचाना है, उसे अवॉइड करना है वायलेंस को। 10th में है लाइफ के किसी भी स्फेयर में लोग सिटीजन्स को क्या होना चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। 11th में है किसी भी पेरेंट्स और गार्जियन को अपने चिल्ड्रन को 6 से 14 वर्ष तक कंपलसरी स्कूल में भेजना चाहिए। तो इस तरह से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना मिनिमम हाउ मच मनी नीड्स टू बी डिपॉजिटेड इन 1 फाइनेंशियल ईयर। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितना धन जमा करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिनिमम 250 रुपीज जमा करना होता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये एक गवर्नमेंट सर्विंग स्कीम्स है गर्ल चाइल्ड के लिए इंडिया में, और ये डिजाइन किया गया है किसके लिए, तो गर्ल चाइल्ड है उसके फ्यूचर एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस हो गए उसे सिक्योर करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। ये पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव का, और इसमें ये स्कीम है, इसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इस स्कीम में क्या है कि जो पेरेंट्स होंगे वो अपने गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और कब ओपन कर सकते हैं, तो जब गर्ल चाइल्ड 10 इयर्स की हो जाएगी तब वो अकाउंट उसके बाद ओपन किया जा सकता है। और एक फैमिली है जो मैक्सिमम 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स को ओपन करवा सकता है 2 गर्ल चाइल्ड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं ओपन करवा सकता है। और मिनिमम इसमें कितना डिपॉजिट करना है, तो पर ईयर 250 डिपॉजिट करना है, और मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख डिपॉजिट किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि ये जो अकाउंट है वो मैच्योर होगा 21 इयर्स पे, और या फिर जो गर्ल चाइल्ड होगी उसका मैरिज अगर 18 साल के बाद होगा उसके बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, यानी बैलेंस जो होगा मनी जो होगा अकाउंट के अंदर वो निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें करेंटली इंटरेस्ट रेट कितना है 8.2% है पर एनम, और इसमें जो पार्शियल विड्रॉवल है यानी 50% जो बैलेंस होगा अकाउंट में उसको निकाल सकते हैं कब, जब गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की हो जाएगी या फिर वो 10th स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने के बाद आगे के फर्दर एजुकेशनल पर्पज से वो 50% बैलेंस को निकाल सकती है, विड्रॉ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उस्ताद असद अली खान वाज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द डैश। उस्ताद असद अली खान डैश के उस्तादों में से एक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये रुद्रबीना के मास्टर्स थे उस्ताद असद अली खान। अब हम लोग इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिशियंस के नेम को देख लेते हैं कि कौन से म्यूजिशियंस हैं जो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। तो सितार के कौन कौन हैं, इसमें है रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान, निखिल बनर्जी। उसके बाद सरोद के हैं हफीज खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान। संतूर के हैं शिव कुमार शर्मा। उसके बाद फ्लूट के हैं एन रमनी, हरिप्रसाद चौरसिया, TR महालिंगम और पन्ना लाल घोष। शहनाई के हैं बिस्मिल्ला खान। तबला के हैं अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, पंडित शामता प्रसाद, लतीफ़ खान, गुद्दई महाराज, कुमार बोस। सारंगी के हैं उस्ताद बिंदा खान। उसके बाद रुद्रबीना के हैं उस्ताद असद अली खान, उस्ताद बहुद्दीन डगर, असीत कुमार बनर्जी, बंदे अली खान, बिंदु महादेव पाठक, ज्योति हेगड़े, हिंद राज दिवेकर, श्रीकांत पाठक और RV हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, What are the thin filamentous extensions that the motile bacterial cells have from their cell wall called? पतले फिलामेंट्स एक्सटेंशंस क्या है जो मोटाइल बैक्टीरिया कोशिकाओं को उनकी कोशिका भित्ति से होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लैजिला। तो मोटाइल का मतलब है मूवमेंट, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें एक फिलामेंट लाइक का स्ट्रक्चर होता है और वो मूवमेंट में हेल्प करता है। वो कहाँ पे होता है, सेल वॉल के ऊपर। तो ये सपोज ये बैक्टीरिया है और ये बाहर में इसका क्या है, सेल वॉल, और यहाँ से एक फिलामेंट लाइक का स्ट्रक्चर निकला होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसके बारे में पूछा गया कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। तो वैसे तो फ्लैजिला किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेनली प्रोटिस्टा का, क्योंकि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन का होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, उसमें जो मैं लिख देती हूँ मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम के, तो इसमें क्या है, मोनेरा जो है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में इसमें क्या है कि कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला होता है, सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है। लेकिन जो फ्लैजिला है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है, ये प्रोटिस्टा किंगडम का है। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका फीचर क्या होता है प्रोटिस्टा किंगडम का, तो इसमें यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं, तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। और इसके अपोजिट होता है प्रोकैरियोट्स, उसमें क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का मटेरियल तो होगा लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड होता है, ये अंतर होता है। तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर एक सेल वाले और यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें क्या होता है, मोबिलिटी के लिए सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। तो सीलिया फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है, तो फ्लैजिला जो होगा वो लॉन्ग होगा और सीलिया जो होगा वो छोटे साइज के होंगे, लेकिन दोनों फिलामेंट लाइक का स्ट्रक्चर होता है और मूवमेंट में ये सभी में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सेल फ्यूजन के थ्रू होता है और जायगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है प्रोटिस्टा के, तो इसमें है एल्गी, अमीबा, एगुलीना, प्लाज्मोडियम, स्लाइमोड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लाइमोड्स है, ये अमीबा है, एगुलीना है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, पैरामीशियम है, डायटम्स और माइक्रो एल्गी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीशियम में कि इसमें छोटे छोटे क्या है, सीलिया निकले हुए हैं, स्मॉल साइज के फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, उसे कहते हैं सीलिया। और कुछ में देख सकते हैं जैसे कि यूलिना है, उसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकला है लॉन्ग टाइप का, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला और सीलिया प्रोटिस्टा किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन किसका है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है। और इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इस टॉपिक से मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरे चैनल पे आप साइंस का प्लेलिस्ट है उसमें भी इसे देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है जिससे कि उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 51A। तो यहाँ पे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी टोटल आर्टिकल्स हैं उसमें से मैंने 49 आर्टिकल्स को सिलेक्ट किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो उसे अब हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 1 है, इसमें बताया गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर 3 है, उसमें बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल नंबर 16 इसमें बताया गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम of speech etc. Article 21 protection of life and personal liberty. Article 21A right to elementary education. Article number 25 freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article 30 right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 32 remedies for enforcement of fundamental rights including writs. Article 40 Organization of Village Panchayats. Article 44 Uniform Civil Code for the Citizens. Article 45 Provision for Early Childhood Care and Education to children below the age of 6 years. Article 50 Separation of Judiciary from the Executive. Article 51A Fundamental Duties. Article 72 powers of President to grant pardons, suspend, remit or commute sentences in certain cases. Article 74 Council of Ministers to aid and advise the President. Article 76
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट बोला जाता है, आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during recess of parliament, Article 148 Comptroller and Auditor General of India, Article 155 Appointment of the Governor, Article 161 Power of Governor to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Article number 163 Council of Ministers to aid and advise the Governor. Article 165 Advocate General of the States. Article 169 Abolition of creation of legislative councils in the states. Article 170 Composition of legislative assemblies in the states. उसके बाद है आर्टिकल 178 स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 213 पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinances during recess of the state legislature. Article 214 High Courts of the states. Article 217 Appointment and the conditions of the office of the judge of a high court. Article 226 Power of high courts to issue certain writs. Article 243B Constitution of Panchayats. Article 243C Composition of Panchayats. Article number 243G Powers, authority and responsibility of the Panchayats. Article number 243K Elections to the Panchayats. Article 280 Finance Commission. Article number 300A Person not to be deprived of property save by authority of law, right to property. Article number 315 Public Service Commission for the Union and for the states. उसके बाद है आर्टिकल 320 Functions of Public Service Commissions. Article 324 Superintendence, Direction and Control of Election to be vested in the Election Commission. Article 330 Reservation of the seats for scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People. Article 352 Proclamation of Emergency and National Emergency. Article number 356 Provision in the case of failure of constitutional machinery in the states, जिसे बोलते हैं President's Rule. Article 360 Provisions as to Financial Emergency. और लास्ट है आर्टिकल नंबर 368 जिसमें है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर वॉज द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1992 में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है जो कि कनेक्ट करता है किसे? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसे फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसे बोलते हैं? तो ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो बिल्कुल पुअर होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन ओपन किया जाता है जहाँ पे जो पुअर पीपल होंगे वो एम्प्लॉय होंगे और कुछ इनकम उनका जनरेट होगा। तो ऐसे लोगों के ग्रुप को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से जो ये करने के लिए कनेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। ये लॉन्च कब किया गया? तो ये लॉन्च किया गया नाबार्ड के द्वारा 1992 से 1993 के बीच में। और इस प्रोग्राम का एम क्या है? तो इस प्रोग्राम का एम है कि जो रूरल पुअर हैं और अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड्स में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना और सेविंग्स जिसमें कि सेविंग्स और क्रेडिट्स इंक्लूडेड होगा। और इस तरह से क्या किया जाता है कि जो पुअर लोग हैं उनसे एम्पावर किया जाता है फाइनेंशियल रिसोर्स के द्वारा और उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाता है। तो ओवरऑल बोलेंगे तो जो पुअर पीपल होते हैं उन लोगों को क्या फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को इस प्रोग्राम को लाया गया है। इसका बेनिफिट क्या होता है? तो इसमें जो इस प्रोग्राम के थ्रू पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम किया जाएगा और रूरल पुअर जो होते हैं जो हैं उन्हें फाइनेंशियली रिसोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकें। इसमें क्या किया जाता है? विमेंस को भी एम्पावर किया जाता है और विमेन को इस तरह से एम्पावर किया जाता है कि उन्हें कुछ कंट्रोल दे दिया जाता है
कंट्रोल करने के लिए किसके ऊपर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर, और कुछ डिसीजन मेकिंग पावर भी दे दिया जाता है ताकि वीमेन भी एम्पावर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वास्को ड गामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया बिलोंग टू विच नेशन। वास्को डी गामा जिन्होंने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की, किस राष्ट्र से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पोर्टुगल से। तो वास्को डी गामा जो थे वो एक पोर्टुगीज थे और ये एक एक्सप्लोरर थे और नॉवल मैन थे। ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये फर्स्ट यूरोपियन थे जो कि सी रूट के थ्रू इंडिया पहुंचे थे और इसलिए इन्हें फर्स्ट बोयाक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने यूरोप को एशिया से कनेक्ट किया ओशियन रूट के थ्रू। और वास्को डी गामा जो है वो 1497 से 1499 के बीच में वो उन्होंने लिंक किया किसे, यूरोप और एशिया को ओशियन रूट के थ्रू, और इस तरह से उन्होंने अटलांटिक और इंडियन ओशियन को कनेक्ट किया। और ये एक्सपेडिशन के टाइम ये जो इनका अभियान चल रहा था सी रूट को फाइंड करने का यूरोप और एशिया के बीच में, उसके बीच में वो अफ्रीका भी गए थे। कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप पे गए थे। और ये जब इंडिया आए तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? कैलिकट पे पहुँचे, जिसे अभी कोझिकोड बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? मालाबार कोस्ट पे है। और ये कब पहुँचे थे? मई 1498 में। तो ये इंडिया है, यहाँ पे मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? तो ये ऊपर का पार्ट है उसे कोंकण बोलते हैं, नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं, और इस साइड के पार्ट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मालाबार कोस्ट पे कैलिकट है जिसे कोझिकोड बोलते हैं, वहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचे थे। कब? मई 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच आर्टिकल डज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फाइंड ए मेंशन। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 280 में। तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन 5 में डिटेल में बताया, टोटल आर्टिकल्स के बारे में। टोटल मैंने 49 आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया, जिसमें आर्टिकल नंबर 280 भी था और उसमें बताया गया था किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो जितने आर्टिकल्स मैंने कलेक्ट किए हैं टोटल 49, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप सारे आर्टिकल्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन डैश मंथ ऑफ द हिंदूज कैलेंडर। दशहरा हिंदू कैलेंडर के डैश महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अश्विन मंथ में। तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जितने भी हिंदी मंथ हैं उसमें कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चैत्र मंथ, ये कब आता है? मार्च और अप्रैल के बीच में। इसमें गुड़ी पड़वा मनाया जाता है जो कि मराठी न्यू ईयर होता है, और इसी दिन उगाड़ी भी मनाया जाता है जो कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद हनुमान जयंती मनाया जाता है, लॉर्ड हनुमान का बर्थ एनिवर्सरी। रामनवमी मनाया जाता है, लॉर्ड राम का बर्थ एनिवर्सरी। और चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है। ये क्या है? तो ये नवरात्रि है एक तरह का, और ये रामनवमी के टाइम पे ही आता है। नेक्स्ट है बैसाख, ये अप्रैल से मई के बीच में आता है। इसमें कोई भी फेस्टिवल नहीं है। जेठ जिसे बोलते हैं मई जून के बीच में है, इसमें भी फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद है आषाढ़ जून जुलाई के बीच में। इसमें कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? तो इसमें होता है रथ यात्रा और मधु श्रावणी। तो रथ यात्रा जो होता है उड़ीसा का रथ यात्रा होता है जो कि लॉर्ड जगन्नाथ के लिए होता है, और मधु श्रावणी ये लॉर्ड कृष्णा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है श्रावण जुलाई अगस्त के बीच में, इसमें रक्षाबंधन मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद है भद्रपद अगस्त सितंबर के बीच में, ये इसमें गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है अश्विन सितंबर अक्टूबर के बीच में, इसमें नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिन का, और इसे बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। उसका दशहरा जिसमें कि लॉर्ड राम का विक्ट्री हुआ था रावण के ऊपर, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि दशहरा कौन से हिंदी मंथ में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा अश्विन। उसके बाद है कार्तिक, ये अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। इसमें दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा होता है और भाई दूज होता है। उसके बाद है माघ जनवरी और फरवरी के बीच में, इसमें मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें कि सोलर ईयर का बिगनिंग माना जाता है इस दिन को। और बसंत पंचमी मनाया जाता है जो कि जिसमें गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड होता है वो दिन।
उसके बाद है लास्ट फाल्गुन, ये फरवरी मार्च के बीच में आता है और इसमें महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड शिवा के लिए, और होली सेलिब्रेट किया जाता है फाल्गुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी इन द ईयर डैश। केंद्र सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2022 में। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो 2022 में आया। इसका ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एयर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंट्री के अंदर। इसका एम क्या है? तो इसका एम है कि कंट्री के अंदर एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करना एयर स्पोर्ट्स के लिए, और इस तरह से इंडिया को एक लीडिंग नेशन बनाना है एयर स्पोर्ट्स में। कब तक? 2030 तक। इसमें बहुत सारे गेम्स को ऐड किया गया, जैसे कि एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग एंड और भी गेम्स को ऐड किया गया। तो और इस गेम से ये जो एयर स्पोर्ट्स है उससे इंडिया में क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि एयर स्पोर्ट्स में जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे उसे भी डेवलप किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो इस तरह से क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत अभियान भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Who among the following envoys was sent by Seleucus I to the court of चंद्रगुप्त मौर्य? निम्नलिखित दूतों में से किसे सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस I ने किसे भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो अब हम लोग और भी जो फॉरेन इन्वॉयज हैं, ट्रेवलर हैं, जो कि अलग अलग रूलर्स के टाइम पे विजिट किया था, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेगास्थनीज, ये इन्हें सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और ये जो मेगास्थनीज है इन्होंने एक इंडिका बुक भी लिखा था। उसके बाद है डेमेस्कस, ये एंटियोकस I सोटर के द्वारा इन्हें भेजा गया था किसके कोर्ट में? बिंदुसार के कोर्ट में। उसके बाद है डायोनाइसियस, ये पेटोलमी फिलाडेल्फस के एनवॉय थे और ये विजिट किए थे अशोका के कोर्ट में। उसके बाद है फाहियान, ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे और इन्होंने इंडिया को ट्रेवल किया किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त II, जिन्हें विक्रमादित्य बोलते हैं, उनके टाइम पे। उसके बाद है अलबुदनी, ये किसके साथ आया था? ये महमूद ऑफ गजनवी के साथ इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओडिया कल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा ओडिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथकली। तो कथकली एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का? केरला का। ये फोक डांस नहीं है। तो उड़िया जो कल्चर है उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ डांसेस हैं। यहाँ पे क्लासिकल डांस भी और फोक फॉर्म्स के भी डांस है। इसमें कौन कौन से डांस देख लेते हैं। तो इसमें आता है ओडिसी, गोटीपुआ, छऊ, और इसके साथ साथ घुमुरा है, पाइका है, संबलपुरी है, दाल खई है और चैती घोड़ा है। तो ये सारे क्या है? डांसेस हैं उड़िया कल्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। What is the average elevation of the Eastern Ghats of India? भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 600 मीटर्स। तो इंडिया में दो तरह के घाट्स हैं, एक वेस्टर्न घाट्स और एक ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जो है उसका जो एलिवेशन है वो हाइयर है ईस्टर्न घाट के कंपेयर में। तो वेस्टर्न घाट जो है उसका एलिवेशन कितना है, हाइट कितना है? 900 से लेकर 600 मीटर्स तक। और ईस्टर्न घाट का कितना है? इसका एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर्स। और ईस्टर्न जो घाट है वो डिसकंटिन्यू है और वेस्टर्न घाट्स है वो ज़्यादा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 वॉज होस्टेड बाई। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप यानी कि कॉमनवेल्थ जो तलवारबाजी होता है वो जो 2022 का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में, लंदन में हुआ था। इसमें इंडिया की जो फेंसर हैं उसमें भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता सीनियर्स विमेंस साबरे इंडिविजुअल कैटेगरी में। इसमें बहुत सारे गेम को इंक्लूड किया गया जिसमें कौन कौन से हैं? फॉइल है, ईपी है और साबरे है। इसमें बहुत सारे कंट्री से एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. Who among the following was the pioneer of widow remarriage in Maharashtra and also started a girls' school in Pune along with his wife? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का अग्रणी था और उसने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का स्कूल भी शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्योतिराव गोविंदराव फुले. तो अब हम लोग ज्योतिबा फुले जो हैं उनके ज्योतिबा फुले जो थे उनके कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे कि उनका जो सोशल रिफॉर्म था उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशंस था. तो सबसे पहले इन्होंने एक सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया था 1873 ईस्वी में, और इसे सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर भी बोला जाता था. और ये किस लिए था? तो ये जो समाज था सत्यशोधक समाज, ये बनाया गया था लोअर कास्ट के जो लोग थे उन लोगों के लिए सोशल सर्विस और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. उसके बाद इन्होंने एजुकेशन में भी कुछ रिफॉर्म लाए और इसमें ज्योतिबा फुले अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इन्होंने विमेंस एजुकेशन को प्रमोट किया और इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया पूना में, जिसमें कि अलग अलग लोअर कास्ट के भी चिल्ड्रेन पढ़ सकते थे. उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सोशल इविल्स जो थे उसके अगेंस्ट में लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड था, फीमेल चिल्ड्रन को मार दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और विडोज के साथ जो मिस ट्रीटमेंट होता था उसके अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया. उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने विडोज और जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उन लोगों के लिए, सभी कास्ट के विडोज के लिए होम घर बनाया, और ताकि जो विडोज हैं वो डिग्निटी के साथ और फ्रीडम के साथ वहाँ रह सकें. उसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे, जैसे कि गुलामगिरी स्लेवरी के लिए लिखा और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये भी इन्होंने लिखा था. ये सारे जो बुक्स थे उसमें उन्होंने ये एक पावरफुल क्रिटिक्स था. इसमें ज्योतिबा फुले ने जो लोअर कास्ट के साथ जो कास्ट ऑपरेशन होता था उसके बारे में क्रिटिसाइज किया था. और उसके बाद ज्योतिबा फुले 1876 में पूना म्यूनसिपल कमेटी को भी ज्वाइन किया था ताकि वो इम्पोर्टेंट मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सके और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों के लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. डैश अ ट्राइबल डांसर्स फ्रॉम द बैगा कम्युनिटी रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2022. बैगा समुदाय की एक आदिवासी नृत्यांगना डैश को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्जुन सिंह ध्रुव को मिला था. तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. सेलेक्ट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 CH2 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 CH3. संरचनात्मक सूत्र CH3 CH2 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 CH3 के 7 हाइड्रोकार्बन का नाम चुनिए. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एन हेक्सेन. इसका नेम एन हेक्सेन कैसे होगा? तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 3 तरह का होता है. एक में होता है सिंगल बॉन्ड का चेन, दूसरा होता है डबल बॉन्ड का चेन और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड का चेन. तो फर्स्ट जो सिंगल बॉन्ड का चेन होता है उसे कहते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड का होता है उसे कहते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है उसे कहते हैं अल्काइन. अब जो अल्केन होता है उसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2. और जो अल्कीन होता है उसका फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन. और जो अल्काइन होता है उसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2. तो इस तरह से फार्मूला होता है अल्केन अल्कीन अल्काइन का. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया? स्ट्रेट चेन दिया गया है और इसमें क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड हैं. तो ये तो श्योर है कि ये अल्केन का ही नेमिंग होगा. अब इसमें कितने कार्बन है? तो टोटल इसमें कितने हैं? 6 कार्बन है. तो 6 कार्बन है तो नाम हो जाएगा हेक्स. और क्या है? ये अल्केन का है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हेक्सेन. तो इस तरह से इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन. और अगर इसमें कुछ जो स्ट्रेट चेन है इसमें कुछ अगर सब्स्टिट्यूएंट रहता, सपोज ये जो है
यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन है इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं, यानी इसमें कुछ बाहर से कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा रहता, अल्कोहल का, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब, या फिर लगा रहता मिथाइल, इथाइल, ये सभी जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होते हैं वो सभी अगर लगे होते तो इसका फिर नाम चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका नेमिंग सिर्फ क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18. As per Article Dash of the Indian Constitution, the Council of Ministers are collectively responsible to the लोक सभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 75 का 3 क्लॉज में दिया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम लोग जितने भी ऑप्शंस में आर्टिकल दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 72 का जो क्लॉज 1 है उसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंट का क्या है, पावर टू पार्डन है, यानी किसी भी जो सेंटेंस होते हैं, कोई भी पनिशमेंट अगर किसी को दिया जाता है तो प्रेसिडेंट है जो उसे माफ़ कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है या फिर उसे कम कर सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 73 का क्लॉज 2। तो आर्टिकल 73(2) में बताया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी अथॉरिटी हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी काम आते हैं लेजिस्लेचर के लिए, वहाँ पे अगर पार्लियामेंट किसी भी अल्टरनेटिव प्रोविजंस को नहीं बना पा रहा है तो जब तक पार्लियामेंट अपने एरिया में, जहाँ पे पार्लियामेंट का पावर होता है जिस एरिया में, उस एरिया में अगर किसी भी प्रोविजंस को नहीं ला रहा है तब तक स्टेट्स और उसके ऑफिशियल्स क्या कर सकते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 73 के क्लॉज 2 में। उसके बाद है आर्टिकल 74 का क्लॉज 1। इसमें क्या बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनका हेड क्या होता है, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 75 का क्लॉज 3। इसमें बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए यानी हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट where the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to him or her shall be allocated among those states. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि जहाँ की एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहाँ उससे देय परिलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 58 में। यानी कि अगर 2 से ज़्यादा स्टेट्स, 1 से ज़्यादा स्टेट में कोई गवर्नर अपॉइंट किया गया है तो उसका जो सैलरी होगा वो दोनों स्टेट्स मिलकर देंगे। ये बताया गया आर्टिकल 58 में। अब हम लोग जितने भी आर्टिकल्स हैं ऑप्शन में सारे के बारे में देखेंगे। तो आर्टिकल 155 क्या बताता है कि हर स्टेट में क्या होना चाहिए, इसमें क्या बताता है कि जो गवर्नर है उसे अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर। उसके बाद आर्टिकल 157 है, इसमें क्या है, गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 158 में क्या है, इसमें बताया गया है कि जो गवर्नर्स के ऑफिस हैं उसका कंडीशन क्या होगा, उनका सैलरी क्या होगा, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेज क्या होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 158 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 160, इसमें बताया गया है कि गवर्नर जो है अगर वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में अनेबल है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 10th 5-year प्लान? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये 10th 5-year प्लान के अंडर में नहीं है। तो 10th 5-year प्लान कब तक आया, कितने दिन, कब से कब तक था? ये 2002 से 2007 तक का था। इसमें बहुत सारे वेरियस डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक इसमें गोल्स थे, लेकिन इसमें ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें नहीं की गई थी कुछ भी। और इसमें जो इनिशिएटिव था वो क्या क्या था, तो उसमें जूट टेक्नोलॉजी मिशन था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था और माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम के बारे में से बातें की गई थी। अब हम लोग जितने भी 5-year प्लान्स है उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे उसे देखेंगे।
तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956। इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961, इसका था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक, इसमें था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इसमें था। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, इसमें था इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उसके बाद था सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990, इसमें था इसका ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 टू 1907, इसमें था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, इसमें था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। टेंथ 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, इसमें था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, इसमें था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और 12th 5 ईयर प्लान जो था 2012 से 17 तक चला, इसमें था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच फेनोमेना इज अपोजिट टू सॉलिडिफिकेशन। कौन सी घटना ठोसकरण के विपरीत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्यूजन। तो फ्यूजन जिसे मेल्टिंग भी बोला जाता है, ये अपोजिट होता है सॉलिडिफिकेशन का क्योंकि सॉलिडिफिकेशन जो होता है उसमें लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो फ्यूजन होता है उसमें सॉलिड है जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री एंड गैसियस साइकिल। किस चक्र में अपसादी और गैसीय चक्र होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है उसमें होता क्या है, तो कंपाउंड्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो मूवमेंट और रिसाइकलिंग होता है केमिकल एलिमेंट्स का, उसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल्स। और ये एटमॉस्फेयर के बीच में भी हो सकता है, हाइड्रोस्फीयर के बीच में भी हो सकता है, और वाटर के बीच में भी हो सकता है, और फिर जियोस्फीयर यानी अर्थ के क्रस्ट के बीच में भी हो सकता है। ये जो साइकिल्स होते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वो एसेंशियल होते हैं न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी और जो क्लाइमेट है उसे रेगुलेट करने के लिए, ताकि लाइफ को सपोर्ट किया जाए और वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेस को भी सपोर्ट किया जाए। उसके बाद इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो इसमें कार्बन साइकिल आते हैं, नाइट्रोजन साइकिल हैं, वाटर साइकिल, ये सभी बायोजियोकेमिकल साइकिल में ही आते हैं। इसमें सेडिमेंट्री साइकिल हैं भी होते हैं और गैसियस साइकिल भी होते हैं। गैसियस साइकिल में क्या क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें कि एलिमेंट्स से इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्स का सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर और ओशंस के बीच में के थ्रू। और सेडिमेंट्री साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, फास्फोरस और सल्फर साइकिल होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट में, सेडिमेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग डैम्स विद द रिवर्स ऑन विच दे आर बिल्ट। निम्नलिखित में बांधों का मिलान उन नदियों के साथ करें जिन पर वे बने हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसे मैच कर लेते हैं। तो हीराकुंड डैम कहाँ पे है बना हुआ, कौन सी नदी पे, ये है महानदी पे। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, ये है कृष्णा रिवर पे। सरदार सरोवर डैम कहाँ है, ये है कहाँ पे, सरदार सरोवर डैम हो जाएगा 2, नर्मदा रिवर पे। टेहरी डैम कहाँ पे है, ये भागीरथी रिवर पे हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर डैम ये कहाँ पे हो जाएगा, चंबल रिवर पे। तो अब हम लोग जितने भी मेजर डैम्स हैं इंडिया के उसे देख लेते हैं कौन सा स्टेट में है और कौन से रिवर पे है। तो भवानी सागर डैम है, ये तमिलनाडु में है, ये भवानी रिवर पे है। तुंगभद्रा डैम ये कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर पे। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में, रिहांद रिवर पे। उसके बाद है मैथुन डैम झारखंड में है, बराका रिवर पे। कोयना डैम ये महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर पे। बिसालपुर डैम राजस्थान में, ये है बानस रिवर पे। उसके बाद है मेट्टूर डैम ये तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर पे। कृष्णराज सागर डैम ये कर्नाटका में है, कावेरी रिवर पे। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, यह नर्मदा रिवर पे है। चेरुथोनी डैम केरला में है, चेरुथोनी रिवर पे। उसके बाद है सरदार सरोवर डैम गुजरात में, नर्मदा रिवर पे। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में, कृष्णा रिवर पे। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, महानदी पे। भाखड़ा नागल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, सतलज रिवर पे। और टेहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
Which of the following is not included in the Indian food guide pyramid for healthy eating? स्वस्थ भोजन के लिए भारतीय खाद्य गाइड पिरामिड में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अल्कोहलिक बिवरेज। तो इंडियन फूड गाइड पिरामिड जो है वो एक क्या है, हेल्दी ईटिंग के लिए एक पिरामिड तैयार किया गया है कि किस तरह से हेल्दी ईटिंग और बैलेंस डाइट को मैनेज किया जाए। तो इंडियन फूड पिरामिड एक गाइड है हेल्दी ईटिंग के लिए जो कि बैलेंस डाइट को पे जोर देता है कि इंडिया में जो इंडियन जो फूड है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए इसके बारे में बताता है। इसमें अलग अलग लेवल में इसे डिवाइड किया गया है। जैसे कि बेस लेवल में बनाया गया है, सीरियल्स और लेग्यूम्स को रखा गया है, उसके बाद रखा गया फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, उसके ऊपर रखा गया है एनिमल सोर्स फूड्स एंड ऑयल्स को, और लास्ट में सबसे ऊपर रखा गया है एपेक्स में प्रोसेस्ड फूड को। और ये जो पिरामिड है वो बताता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए रेगुलर वे में, और स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, और जिस भी फूड में हाई कंटेंट में फैट है, सॉल्ट है, शुगर है, उसे सही तरीके से यूज करना चाहिए सही मात्रा में। और इस पिरामिड में ये भी बताया जाता है कि आप डेली बेसिस पे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स को, नट्स को ले सकते हैं, लेकिन जो पोल्ट्री होते हैं, स्वीट्स और रेड मीट ये सब होते हैं वो वीकली या फिर मंथली बेसिस पे ले सकते हैं। तो ये पिरामिड है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे नीचे में बेस में क्या है, सीरियल्स, लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, उसके ऊपर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और उसके ऊपर है एनिमल्स, प्रोटीन एंड ऑयल्स, और सबसे ऊपर है प्रोसेस्ड फूड्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सीरियल्स लेग्यूम्स है उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, उससे कम आप यूज कर सकते हैं जनरस अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, और जो ये एनिमल्स प्रोटीन एंड ऑयल्स होते हैं उसे मॉडरेट क्वांटिटी में यूज करना है, और सबसे कम इसे यूज करना किसे, प्रोसेस्ड फूड को। और इसमें अल्कोहल और सिगरेट ये सब को क्या, स्मोकिंग को क्या किया जा रहा है, इससे अवॉइड करने की बात की जा रही है, और इसमें फिजिकल एक्टिविटी को भी करने की बात की जा रही है। तो इस तरह से ये जो इंडियन फूड पिरामिड है वो बैलेंस्ड डाइट और जो फूड है उससे के बारे में बताता है कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द शैलेंद्र किंग्स हु हैड क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द इंडियन रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? शैलेंद्र राजा जिनके भारतीय शासकों के साथ घनिष्ठ संपर्क थे, निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिज्म के। तो शैलेंद्र किंग्स जो कि इंडियन रूलर्स के क्लोज कांटेक्ट में थे, ये फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के। इनका रिलीजन था महायान बुद्धिज्म। इन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया था बोरोबुदुर टेम्पल, जो कि कहाँ पे, इंडोनेशिया में है, और इनका रीजन कहाँ पे था, इंडोनेशिया में था। ये इंडोनेशिया के किंग थे। तो ये था SSC CPO 2024 का सेट 1 का पार्ट 1। और इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें अगला 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इसके कंटेंट्स सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC CPO वाले ही इसे देख सकते हैं। तो सभी एग्जाम्स देने वाले इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।